नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आज सीएम धामी का यूपी और गुजरात का दौरा। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे लखनऊ। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे लखनऊ। उत्तराखंड महोत्सव 2023 का शुभारंभ कार्यक्रम। उत्तराखंड महोत्सव 2023 का शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। रात 8 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे अहमदाबाद। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी तुषार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिस तरह से लखनऊ में कार्यक्रम होने वाला है, क्या कुछ खास है? देखिए, मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय के दौरे प्रकाशित हो चुके हैं। उनके जो प्लान है 2 दिन के, वो सामने आ चुके हैं। और आज का प्लान की बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री करीब 4 बजे लखनऊ पहुंचेंगे और यहाँ पर जो उत्तराखंड महोत्सव है 2023 वहाँ का शुभारंभ करेंगे। और ये जो गोमती तट है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया हुआ है ताकि जो लोग हैं वो उत्तराखंड की संस्कृति जान सके, ताकि जो उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर्स हैं वो भी उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी जान सके। साथ साथ जो 9 बजे वो इसके बाद वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद करीब 9 बजे वो होटल हयात रेजेंसी पहुंचेंगे जो हैदराबाद और गुजरात में है। वहाँ वो रात्रि विश्राम करेंगे। 1 नवंबर का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, क्योंकि एक रोड शो है करीब 11 बजे और उसके बाद जो 3 बजे जो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है, यानी कि B2G की मीटिंग रहेगी, ना कि बिजनेस टू गवर्नमेंट, यानी कि किस तरह से जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट में आ सके। क्योंकि बहुत सारी हमने देखे हैं जो विभाग है सेमी गवर्नमेंट हो गए हैं आजकल। ज्यादातर जो प्राइवेटाइजेशन, मतलब कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत प्राइवेट, 49% प्राइवेट में दिया जाता है ताकि जो विकास हो अत्यधिक हो, टेक्नोलॉजी हो अत्यधिक आ सके। ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उससे बातचीत की जा सकती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट समिट होनी है। ऐसे दिसंबर माह में बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड की तरफ रुख किया जाए। ऐसे में एक रोड शो है 1 नवंबर के दिन और उसके बाद जो उद्योगपति है उनसे बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री और साथ साथ क्यों उन्हें उत्तराखंड में निवेश करना चाहिए इसके बारे में दिशा निर्देश देंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से गुजरात और लखनऊ में कार्यक्रम होने वाले हैं, इन्वेस्टर समिट को लेकर अब कम ही समय बचा है। गुजरात के बाद भी आगे मुख्यमंत्री की क्या कुछ कार्यक्रम, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, गुजरात में जो मुख्य कार्यक्रम रहेगा वो उत्तराखंड महोत्सव 2023 के शुभारंभ के लिए रहेगा। और जो उसके बाद वो जो कार्यक्रम है, मतलब छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो उत्तराखंड की संस्कृति है वो उत्तर प्रदेश में दिखाने की कोशिश की जाएगी, जो वहाँ के जिस तरह का वो महोत्सव होगा। और उसके बाद जो अहम रहने वाला है 1 नवंबर रहने वाला है, क्योंकि जब वो आज रात वो 30 यानी कि 31 अक्टूबर को जब वो अहमदाबाद पहुंच जाएंगे और फिर रात्रि विश्राम करने के बाद वो 1 नवंबर को जो वहां पर रोड शो होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। और उसके लिए तमाम जो अधिकारी हैं और मंत्री हैं वो भी वहां पहुंचे हुए हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, उद्योगपति हैं, उनको कहा जा सकता है मनाने की कोशिश करेंगे कि या फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो उत्तराखंड में निवेश करें। क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए तो 70,000 करोड़ से अधिक जो MOU है वो साइन हो चुके हैं। ऐसे में जो टारगेट था वो 2.5 लाख करोड़ का था सरकार का। तो ऐसे में बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 महीना अभी शेष बचा हुआ है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 6 दिसंबर से लेकर ये 9 दिसंबर तक ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट समिट ये उत्तराखंड में होने वाला है। ऐसे में 1 महीना शेष बचा हुआ है। ऐसे में बहुत भागदौड़ करने की जरूरत है। अधिकारी से लेकर जो सरकार के लेवल के अपर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब पूरे मंत्रिमंडल को इसमें जुटना पड़ेगा। साथ साथ जो शासन के तौर पे अधिकारियां हैं उनको जुटना पड़ेगा, क्योंकि अब जो 2.5 लाख का लक्ष्य है वो जरूर पूरा करना होगा। लेकिन जिस तरह से जो कार्य कर रही है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल तुषार। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर, ग्राउंड लेवल की यदि हम बात करें, क्योंकि आपने भी इस बात को कहा है कि अब 1 माह से कम का ही समय, 1 माह का ही समय बचा हुआ है, ग्राउंड लेवल पर उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि लगातार बेहतर माहौल देने की भी बात इन्वेस्टर समिट से पहले आ रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री ने पूर्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि जब हमारी निवेशकर्ताओं से बात हुई तो विभागों की कुछ नीतियां हैं उनमें बदलाव करना होगा ताकि जो उद्योगपति हैं वो आसानी से यहाँ पर निवेश कर सके। ऐसे में कई विभागों की जो नीतियां हैं
चाहे वो निवेशकर्ताओं के लिए काफी छोड़ी गई है या फिर उन्हें रिसेशन दिया गया है कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। और उत्तराखंड की बात की जाए तो मुख्य जो इन्वेस्टमेंट रहने वाली है वो टूरिज्म को लेने वाली है। कई जो उड़न खटोला या फिर कहा जाए ट्रॉली की कई कंपनीज ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। साथ साथ बात की जाए स्पोर्ट्स एडवेंचर्स की जो कंपनीज है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ऐसे में जो टूरिज्म को लेकर जितना भी विकास हो सकेगा वो यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन कोशिश सरकार की ये रहेगी कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जो डेवलपमेंट है, सड़कों की डेवलपमेंट वो तेजी से हो सके। क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए तो पहाड़ी जिलों में शिक्षा और स्वास्थ्य थोड़ी कमजोर है। मैदानी जिलों से बात की जाए तो ऐसे में उन्हें मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि काफी छोटे गांव भी रहते हैं उत्तराखंड में, करीब 20-20 गांव के, तो वहां तक शिक्षा पहुंचानी है। ऐसे में काफी जो महत्वपूर्ण रहेगा जो प्राइवेटाइजेशन अगर इसमें होता है तो शिक्षा हमारी उत्तराखंड की अत्यधिक बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिए भी अगर हम जाने कि कहीं पहाड़ी राज्यों में अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता अभी भी, क्योंकि कुछ छोटे गांव हैं, ऐसे में अभी गवर्नमेंट वहां पर रीच नहीं कर पाई। लेकिन प्राइवेटाइजेशन की मदद से हम वहां पर भी रीच कर सकते हैं और वहां के जो लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य की बेहतर जो सुविधाएं हैं वो दे सकते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म के कहा जा सकता है कि इन क्षेत्रों में हमें एक बढ़िया। तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। अगली ब्रेकिंग आ रही, इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार। कल अहमदाबाद में होगा सीएम धामी का मेगा रोड शो। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी इस मौके पर रहेंगे मौजूद। निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए करेंगे आमंत्रित। दोपहर 3 बजे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की होगी बैठक। वहीं बैठक में राज्य में निवेश को लेकर होगी चर्चा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी इस मौके पर रहेंगे मौजूद। निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए करेंगे आमंत्रित। दोपहर 3 बजे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की होगी बैठक। बैठक में राज्य में निवेश को लेकर होगी चर्चा। इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार। कल अहमदाबाद में होगा सीएम धामी का मेगा रोड शो। और इसके बाद अगली ब्रेकिंग देहरादून से सामने आ रही है। नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने ली समीक्षा बैठक। एनएचएम के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक। प्रदेशवासियों को मिले गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य लाभ। सुरेश भट्ट ने कहा, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया जा रहा। हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना सरकार की प्राथमिकता। वहीं अस्पतालों को लगातार अपग्रेड किया जा रहा। तो सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया जा रहा है, ये जानकारी दी है उपाध्यक्ष ने। इसके अलावा हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना सरकार की प्राथमिकता। अस्पतालों को लगातार किया जा रहा है अपग्रेड। सुरेश भट्ट का यह बयान भी सामने आया है। नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने ली समीक्षा बैठक। देहरादून में 3 से 5 नवंबर तक क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया। ये देश का इकलौता और पहला साहित्यिक समारोह है जो केवल अपराध से संबंधित किताबों और फिल्मों पर आधारित है। समारोह में जाने माने लेखक, फिल्म निर्माता, कलाकार, पुलिस अधिकारी भी भाग लेंगे। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य नागरिक इस बात को जान सके कि अपराध होने के पीछे कौन है, अपराधियों की मानसिक स्थिति क्या होती है और वो ये भी जान सके कि अपराध से निपटने के लिए क्या रणनीति कारगर हो सकती है। साहित्यकार जब अपनी जानकारियां साझा करेंगे और पुलिस अधिकारी बताएंगे कि किस तरह से जटिल और सनसनीखेज अपराधी की विवेचना की गई, तो इसका फायदा समाज को भी होगा। तो देहरादून में अपने तरह के अनोखे फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ है। फेस्टिवल इस समय चल रहा है। देश का पहला साहित्यिक समारोह है जहां पर क्राइम से जुड़ी किताबों से लेकर क्राइम से जुड़े साहित्यकार, पुलिस अधिकारी तमाम इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें समाज में होने वाले क्राइम पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी और लोगों की मानसिकता के आधार पर इसका फायदा समाज को मिल सकेगा।
28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित किए जाने वाले दिवाली मेले का आयोजन हो रहा है। 30 अक्टूबर को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड महादेव की गरिमामयी उपस्थिति में भव्य समापन करेंगे। समापन समारोह के दौरान राज्यपाल के द्वारा उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी गई। साथ ही पुलिस के परिजनों के कल्याण को लेकर उपवा के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उपवा मैगजीन की लॉन्चिंग भी की और नीट जेईई में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस परिवार के 5 बच्चों को सम्मानित किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान इंडियन आइडल फेम बॉलीवुड सिंगर कपिल थापा ने अन्य कलाकारों ने अपने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुत की और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उत्तराखंड की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 7 नवंबर के अपने 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति पहुंच रही हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। बीते 2 महीने के अंदर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच रही है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीवीआईपी उत्तराखंड आ चुके हैं, जिससे पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसको लेकर प्रदेश के बीजेपी नेता अशोक कुमार ने बताया कि बीते 3 महत्वपूर्ण दौरे सकुशल संपन्न हुए और ऐसे में राष्ट्रपति के दौरे के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इस दौरे को भी पहले की तरह सकुशल पूर्ण कराया जाएगा। आपको बता दें कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से नवंबर या दिसंबर के महीने में उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। देखिए, ऑलरेडी आपको पता है 3 दौरे तो हो चुके हैं और तीनों हमने आप सबके सहयोग से बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। एक सबसे बड़ा दौरा बाकी है, आपको पता ही है, माननीय राष्ट्रपति महोदय आ रही है, उसके लिए भी हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं। फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। तो सर, इस पर टाइगर सफारी के नाम पर कॉर्बेट में 6000 से अधिक पेड़ों के अवैध पतन के मामले में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत ने सीबीआई को खुली चुनौती दी है। दरअसल हरक सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2.5 साल की जांच में एसआईटी ये साबित नहीं कर पाई कि 6000 पेड़ों का अवैध कटान हुआ है, तो फिर सीबीआई भी अपनी जांच करती रहे कितने पेड़ कटे हैं। गौरतलब है कि पाखरो टाइगर सफारी में हजारों पेड़ों के अवैध पतन और करोड़ों की वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच कर रही है, जिसको लेकर हरक सिंह रावत ने सीबीआई को चुनौती दी है। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सचिवालय में 30 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों के द्वारा प्रत्येक बिंदु पर एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाए और अधिकारियों को बिंदु की प्रगति की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपदों के द्वारा इन 30 बिंदुओं पर लक्ष्य निर्धारित कर प्रतिदिन अपलोड किया जाए। बता दें कि ये एक डायनामिक पोर्टल है जिस पर अपनी प्रगति के अनुरूप एक दिन में कई बार डेटा अपलोड किया जा सकेगा। वहीं मुख्य सचिव ने जनपदों से पोर्टल से संबंधित मुद्दों पर सुधार के भी सुझाव मांगे। उत्तराखंड बीजेपी के द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभा में सांसदों के प्रयास किए जाने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी नेतृत्व को आड़े हाथों लिया है। दसौनी ने कहा है कि आखिर उत्तराखंड बीजेपी को राज्य की 23 विधानसभाओं में ही दिलचस्पी क्यों है, बाकी 47 विधानसभाओं में ऐसे विकास के कौन से कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं जिनको लेकर भाजपा नेतृत्व और संगठन इतना आश्वस्त दिखाई पड़ रहा है। भाजपा उत्तराखंड को सिर्फ 23 विधानसभाओं को प्रदेश मानती है। 47 सीटों में आप जीते जरूर हैं, लेकिन आपके विधायकों ने कोई ऐसे विकास के आयाम नहीं स्थापित किए हैं उन विधानसभाओं में
कि जनता में आक्रोश और गुस्सा ना हो, या वहाँ की जनता को आप इस तरह से अनाज छोड़ दें। और वैसे आपके सांसदों को जनता हाथों हाथ क्यों ले? पलक पावड़े बिछाकर आपको लग रहा है आपके सांसदों का स्वागत होगा, उनको स्वीकार किया जाएगा, जबकि वो सांसद तमाम चुनौती भरे पल जब उत्तराखंड के लिए आए, चाहे वो जोशीमठ भूदसाव हो, चाहे वो यहाँ भर्ती घोटाला हो रहा हो, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड का यहाँ तूफान मचा हो, चाहे केदारनाथ से सोना गायब हो गया हो, उन तमाम समय पर आपके पांचों जीते हुए सांसद मौन चुप्पी धारण करे रखे। ऐसे में यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के व्यापारी, मजदूर सब जानते हैं कि ये सांसद किसी काम के नहीं है। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित होकर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पुतले फूंकने से पहले पुलिस के द्वारा पिक्चर पैलेस चौक के छावनी में तब्दील कर दिया गया। जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश की बीजेपी सरकार का पुतला लेकर चौक पर पहुंचे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, तभी पुलिस के द्वारा प्रदेश सरकार के पुतले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से छीन लिया गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं पुलिस के द्वारा पुतला छीने जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। विभागों में घोटाले बंद करो, बंद करो, बंद करो। विभागों में घोटाले। ये भाजपा सरकार किस हद तक गिर सकती है, आज आपने उसका प्रमाण देख लिया है। वो लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र का अधिकार है अपनी बात रखने का, आप अपना विरोध दर्ज करने का। और आज कांग्रेस भाजपा सरकार, जो प्रदेश की भाजपा सरकार है, उसमें जो विभागों में घोटाले हो रहे हैं, जिसमें एक उद्यान विभाग है जिसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच उस पर बैठा दी है। हमारा अन्य विभागों में भी जो घोटाले हो रहे हैं उन पर भी हाईकोर्ट से अनुरोध करेंगे कि उसमें भी सीबीआई जांच बैठाई जाए, क्योंकि विभागों में इस तरह के घोटाले हो रहे हैं कि कागजों में कुछ और है और धरातल पे कुछ और है। सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, पुलिस के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी साजिश रच ली है। और जैसा आज ये घटनाक्रम यहाँ पर हुआ, ऐसा हमने अपने पूरे 18-20 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी नहीं देखा कि एकमात्र पुतला दहन के लिए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स 50 पुलिस वाले सड़क के ऊपर खड़े हैं। और जो गलत काम जिसके ऊपर की हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर सीबीआई जांच का जो है सीबीआई जांच के लिए कहा है। उत्तराखंड में बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए चुनाव की दृष्टि से अब कई कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के निर्वाचित सदस्य सभी मिलजुल कर बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, ताकि चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत हासिल हो सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति और जनजाति के सभी पदाधिकारी, निर्वाचित सदस्य, चाहे ग्राम प्रधान हो या फिर सांसद, सभी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हमारे 6 माह के कार्यक्रम की श्रृंखला में नवंबर माह प्रारंभ हो रहा है। नवंबर माह के अंदर हमने तय किया था कि हम सामाजिक के विभिन्न वर्गों के कार्यक्रम इस माह में करेंगे। तो हमने अब निश्चय किया है कि 19, 20, 21 नवंबर हम लोग 19 तारीख और 20 तारीख को गढ़वाल संभाग में और 21 और 22 तारीख को कुमाऊं संभाग में 2 सामाजिक कार्यक्रम जनप्रतिनिधि करने वाले हैं। 19 तारीख को अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि के कार्यक्रम, उनका एक सम्मेलन हम लोग देहरादून में करेंगे, जिसमें अनुसूचित जाति के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर और सांसद तक, और नगर पालिका है, नगर निगम के सभासद से लेकर महापौर तक, हमारे पार्टी में भी और मोर्चों में भी प्रदेश स्तर पर जो अनुसूचित जाति के हमारे पदाधिकारी हैं, इन सबको आमंत्रित करते हुए आगामी दिनों के अंदर बस्ती संपर्क के कार्यक्रम और समाज के उन वर्गों तक केंद्र और राज्य सरकार उपलब्धि पहुंचाने के कार्यक्रम श्रृंखला बनाने वाले हैं। तो 19 तारीख को यह कार्यक्रम होगा। जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में देहरादून के ऋषिपर्णा सभागार में कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 120 शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान अधिकतर शिकायतें भूमि से संबंधित मिली। इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, भरण पोषण, समाज कल्याण विभाग की पेंशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कोविड काल में
अधिग्रहित किए गए वाहन का भुगतान करवाने सहित दैवीय आपदा से संबंधित क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत कराने आदि शिकायतें प्राप्त हुई। वहीं जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों पर जल्द ही संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाए ताकि किसी को भटकना ना पड़े। जैसे हमने देखा लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो मैं हर बार बताती हूँ सीनियर सिटीजन से रिलेटेड इश्यूज काफ़ी आ रहे हैं। तो मेरी अपील भी रहेगी सभी को कि एक तो जो घर में बुजुर्ग लोग हैं उनका ध्यान भी रखें, और अगर किसी को किसी तरह से परेशानी है तो वो जनता दरबार में भी आ सकते हैं। और एक भरण पोषण हमारे यहाँ पे एक एक्ट है जिसके अंदर वो अगर SDM के यहाँ अप्लाई करेंगे तो उसके क्रम में कोर्ट में केस चलता है और डिसीजंस होते हैं। तो यही है कि सब लोग इसमें सेंसिटाइज हों और सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखें। लंबे समय से चल रहे बीमार मैंगलोर के विधायक हाजी सरकत करीम अंसारी का निधन हो गया है, जिसको लेकर राजनेताओं से लेकर स्वर्गीय विधायक के समर्थकों में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट के जरिए बसपा विधायक के निधन पर शोक जताया है, लेकिन कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार पर कोई शोक न प्रकट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, ऐसे में सरकार को बैठक रद्द करके स्वर्गीय विधायक की मृत्यु पर दुख जाहिर करना चाहिए था। बहुत दुखद खबर मिली है। आदरणीय सरबत करीम अंसारी जी लंबे समय से राजनीति के एक मजबूत स्तंभ रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा योगदान उनका रहा है, समाज के लिए अतुलनीय कार्य उनका रहा है। ऐसे में विधानसभा के माननीय सदस्य होने के बावजूद और मंगलौर से निर्वाचित विधायक होने के बावजूद आज संवेदना स्वरूप उत्तराखंड सरकार ने जो अपनी कैबिनेट बैठक उनकी प्रस्तावित थी उसको तक स्थगित करना गवारा नहीं समझा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है। एक सम्मानित सदस्य का देहांत हो जाता है और आपके कानों में जू नहीं रेंगती, क्या बीत रही होगी उनके परिजनों के दिलों पर। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई है। भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सचिवालय के विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र गढ़वाली सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य सचिव SS संधू, ACS राधा रतूड़ी, DGP अशोक कुमार सहित सतर्कता विभाग के तमाम अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि यह अभियान 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता लाना है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।